हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे पाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इसके बारे में हम लोग कल पढ़े फ्लक्स के बारे में। ठीक है। फ्लक्स कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ है जो गॉस ने दिया था। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। गॉस लॉ। ठीक है। वैसे भी लिखते हैं गॉस लॉ। ठीक है। तो गॉस लॉ में क्या बोलता है कि ईडीएस जो हम लोग पढ़े हैं, ईडीएस, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि गॉस लॉ होता है क्या। तो गॉस लॉ में बताया जाता है कि जितना फ्लक्स हो कोई भी एक क्लोज सरफेस में, जितना भी फ्लक्स होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लोज सरफेस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। ये फ्लक्स हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। तो गॉस लॉ में बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज होता है। ठीक है। ये बता गया गॉस लॉ में कि जितना भी फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है। कोई भी सरफेस रे, स्फीयर रे या सेल रे या फिर लाइन चार्ज रे, कोई भी सरफेस रे, उसमें गॉस लॉ ने बताया गया कि उसमें फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जानना पड़ेगा कि अलग अलग सरफेस में जो है चार्ज कितना होता है। हम लोग पास चार्ज रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं गॉसेस लॉ से कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। ठीक है। ये गॉसेस लॉ है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो चार्ज होता है कोई भी सरफेस में, अलग अलग सरफेस में चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होता है। तो गॉसेस लॉ में हम लोग को सबसे पहले चार्ज पता होना चाहिए कोई भी सरफेस में कि चार्ज कितना है, तो उससे हम लोग यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और सरफेस पता हो और चार्ज पता हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग सरफेस में गॉसेस लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। पॉइंट चार्ज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। पॉइंट चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। तो पॉइंट चार्ज में देखते हैं गॉसेस लॉ से उसमें कितना फ्लक्स लगेगा। ठीक है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है। अगर हमको सरफेस एरिया पता हो और चार्ज पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसीलिए हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इससे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है। इससे क्या होता है, अगर ये चार्ज है यहाँ पर तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई भी सरफेस से जब निकलता है, अगर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उससे जो निकलता है तो वो 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है सरफेस में। और अगर नेगेटिव चार्ज रहा और यहाँ पर रेडियली इनवर्ड है तो वो सरफेस से भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज जो है स्फीयर के जैसे होता है। ठीक है। पॉइंट चार्ज को स्फीयर कंसीडर करके हम लोग बनाएंगे। ठीक। तो स्फीयर का हम लोग सरफेस एरिया जानते हैं 4πr² होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ ई डी एस
इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं हम लोग सरफेस स्फेयर का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया सरफेस एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किसमें, पॉइंट चार्ज के लिए। हम लोग अभी पढ़े थे इसका एप्लीकेशन में गॉस लॉ का, कि हम लोग इजीली कोई भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए निकल गया। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए हम लोग लाइन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़े हैं। ठीक है, उसमें देखे थे कि लाइन चार्ज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन चार्ज। पॉइंट के बारे में पढ़े, पॉइंट चार्ज, लाइन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट सोर्स हो गया, लाइन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या पढ़े हैं कि लाइन, सबसे पहले तो जानना है कि चार्ज कितना होता है। चार्ज पता रहेगा, सरफेस एरिया पता रहेगा, तो हम लोग इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और गॉस लॉ ने यही बताया था कि कोई भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है उसमें फोर्स क्या है, या फिर जितना भी तरीका है, अलग अलग तरीका जो निकालने का, उसको इजीली निकालने का तरीका बताया कि जितना भी फ्लक्स होगा उसमें वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो लाइन सोर्स में चार्ज कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं कितना होता है, आपको याद होगा, लैम्डा इंटू एल। हम लोग पढ़े, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लाइन सोर्स जो होता है ये कैसा बनाता है, सिलेंड्रिकल बनाता है। ठीक है, सिलेंडर आप लोग पढ़े होंगे 10th में। ठीक है, ये रहा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें सरफेस पे चार्ज होता है। ठीक है, चार्जेस होता है। ठीक है, इससे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए चार्ज कितना होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। वहां से हम लोग निकाले लैम्डा इंटू एल होता है। ठीक है, लैम्डा इंटू एल होता है। ठीक है, चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, हम लोग पढ़े हैं। अगर इसका लेंथ एल है, सपोज कीजिए इसका लेंथ एल है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, हमको इस ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखेंगे कि इसका जो एक्सिस पॉइंट है, ये दोनों इसका एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों इसका एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, एक्सिस पॉइंट जो होता है इसका परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर रहता है। ये क्या है, लाइन चार्ज का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो एक्सिस होता है वो दोनों, हम लोग एंगल किसका बात करते हैं, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, एक्सिस जो होता है, दोनों का एक्सिस जो है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आप देखिए कि जो इसका कर्व सरफेस है, सबसे पहले समझने वाली बात है, इसका कर्व सरफेस देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया साइड में लिखते हैं। ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अलग अलग होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। ठीक है, तो हमको जो जरूरत होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं नाउ ईडीएस, हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन ईडीएस। ठीक है, ईडीएस पढ़ चुके हैं, ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अलग अलग सरफेस पर है तो अलग अलग निकालेंगे,
क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जो फ्लक्स होता है ये क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर उसमें एक से ज्यादा सरफेस है, जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज में पढ़े उसमें एक ही सरफेस था, और लाइन चार्ज में अलग अलग सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, अलग अलग सरफेस है, तो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्लेन सरफेस की बात करते हैं, या फिर कर्व सरफेस इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईडीएस हो जाएगा कॉस। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सिस में कैसे बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ईडीएस कॉस 90 डिग्री, ये किसके लिए, प्लेन के लिए, ठीक है। प्लस तीन गो सरफेस है, आप ध्यान से देखें, पहला सरफेस प्लेन सरफेस, दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस, और तीसरा कर्व सरफेस। अब ऐसा नहीं सोच सकते आप कि ये एक सरफेस है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से एक ही सरफेस है। अगर इसको देखें तो ये एक सरफेस है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें तो ये एक सरफेस है इसका, और ये दूसरा सरफेस है, और अगर यहाँ पर पूरा सिलेंड्रिकल है तो दूसरा सरफेस ये, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन सरफेस, और ये भी सेम प्लेन सरफेस है। हम लोग एक्सिस का बात किए, एक्सिस में परपेंडिकुलर होता है सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ईडीएस cos 90, इसमें भी cos 90 डिग्री, ये प्लेन के लिए, ठीक है। प्लस अब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व सरफेस का, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, ये कर्व के लिए, ठीक है, लिख दे रहे हैं। आप जब भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, किसका सरफेस लेके बात किए थे हम लोग, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। आपको समझ में आता है कि प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस क्या होता है, ये तो जूनियर क्लासेस में पढ़ना था। प्लेन सरफेस सिंपली प्लेन होता है, और कर्व सरफेस जो होता है मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, ठीक है। तो कर्व में कितना बना रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व में कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, इससे एक्सिस पर 90 डिग्री बना रहा है। इससे समझना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ठीक है। अब ऐसे नहीं देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों कितना थीटा बना रहा है, दोनों का 0 डिग्री बन रहा है, इससे कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ईडीएस cos 0, ठीक है। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो एक cos 90 एक cos 90 कितना हो गया 0, ठीक है। और ईडीएस cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहां पर कितना आया, फाइनली मेरे पास कितना आया, ईडीएस cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0। तो यहां पर कितना है ईडीएस, बस ईडीएस, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब मेरे पास निकल गया ईडीएस, क्या निकाल रहे थे हम यहाँ फ्लक्स निकाल रहे थे। हम बोले पहले ही कि कोई भी क्लोज सरफेस है, इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पार होगा उसको फ्लक्स बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसका सरफेस कितना, अगर ये अलग सरफेस है ये अलग सरफेस है, तो सब सरफेस में देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उससे, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका 3 सरफेस है, 2 प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस, ठीक है। तो 3 को केस में हम लोग निकाले इसका फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स फाइनली क्या निकला मेरा ईडीएस निकला। और अब हम लोग यूज करेंगे गॉसेस लॉ का, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ईडीएस बस बचा है, ठीक है। ई भी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा ई, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, कोई एस से सरफेस एरिया को डिनोट करता है, कोई ए से करता है, ठीक है। बाय यूजिंग गॉस लॉ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो डीएस बचा है, ये डीएस किसका बचा है, हम लोग देख रहे हैं कर्व सरफेस का बचा है, इसका बचा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने हम लोग पढ़े थे 2 पाई आर एच पढ़े थे, ठीक है, ये 10th में पढ़ना था, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और जबकि एच हम लोग हाइट कितना लिए हुए एल, तो कितना हुआ 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें या कुछ भी मान लें, लेट कर ले, ठीक है, इक्वेशन 1, तो Q का वैल्यू यहाँ पर हम डाल सकते हैं, यहाँ बड़ा छोटा Q लिया गया है, ठीक है। आप सेम Q लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चार्जेस का बात है, अलग अलग चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसका चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो E क्या हो गया लैम्डा L बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कट गया,
इजीली कट गया। तो बचा कितना फाइनली, E इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, लाइन चार्ज में। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप याद रखेंगे, सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, E इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। लेमडा क्या है, यहाँ पर लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन चार्ज। ठीक है, हम लोग लाइन चार्ज के लिए लिए थे इसको। ठीक है, लेमडा। तो ये हो गया लाइन सोर्स के लिए। लाइन सोर्स में जो है गॉसेस लॉ का अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, E इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया लाइन सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इनफाइनाइट लार्ज अगर रही प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स अगर इनफाइनाइट लार्ज रहे, बहुत ज्यादा बड़ा रहे, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो डायग्राम को मिटाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट लार्ज प्लेन सोर्स। ठीक है, उसमें देखेंगे कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है। सब में वेरिएशन को याद रखना है, अलग अलग सरफेस पर अलग अलग चार्ज हो रहा है, वही चार्ज को हम लोग एप्लीकेशन जो है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो उसमें पुट कर रहे हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, और उससे सरफेस एरिया और चार्ज का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जा रहा है। कोई भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता चल जा रहा है। तो गॉसेस लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन समझ में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। पहले गॉस लॉ यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, गॉस लॉ। ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज प्लेन सोर्स। ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज प्लेन सोर्स हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा प्लेन सोर्स, इसमें चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेन सोर्स है, इसको अगर दोनों प्लेन सोर्स, कोई भी प्लेन सोर्स है, ठीक है, उसका एक सरफेस को हम लोग प्लेन सोर्स बोल रहे हैं, और अगर दोनों सरफेस से हम लोग निकालने लगेंगे तो उसको प्लेन शीट बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पढ़ना है। तो पहले हम लोग प्लेन सोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे बनता है फिगर, ये इसका भी सिलिंड्रिकल बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, सिलिंड्रिकल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंगल है। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होता है उसको याद रखना है। ठीक है, और ये रहा एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जैसे उसमें हम लोग पढ़े कि उसका जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर उसका एक्सिस नहीं, उसका कर्व सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ले डाउन करके ऐसा है। ठीक है, उसमें हम लोग लाइन चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ प्लेन सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर एंगल बनता है, यहाँ पर थीटा कितना बनता है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें थीटा कितना बन रहा है, हम लोग पढ़े कोई भी चीज अगर सेम डायरेक्शन में पार हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं दो कंडीशन, अगर कोई लाइन है तो उसको उसमें कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब यहीं पर जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बना रहा है, तो इससे कितना बनाएगा, इससे देखिए ये वाला सरफेस से, कर्व सरफेस से, इससे कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पार हो रहा है इस प्लेन सरफेस में, तो इससे कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इससे जो इसका अलग अलग सरफेस है, ये पहला सरफेस हो गया, इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। सेम चीज है, सेम कंडीशन है उसी जैसा, यहाँ भी प्लेन सरफेस है, ये क्या है, ये कर्व सरफेस है। ठीक है, तो 3 सरफेस हम लोग को नजर आ रहा है, तीनों सरफेस में थीटा पता रहेगा तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि
ईडीएस जो होता है, पहले तो चार्ज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चार्ज कितना होता है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा इंटू ए, हम लोग ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्यू है, हम लोग जो अभी पढ़े हम लोग लाइन सोर्स, उसके लिए लैम्डा इंटू एल जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहले ही हम लोग लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसी तरह प्लेन सोर्स में कितना होता है, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वहां पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ सरफेस चार्ज है, एक वॉल्यूमेट्रिक था, ठीक है। तो उसी का यूज कर रहे हैं कि चार्ज इसका सरफेस में कितना है, इतना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना सरफेस जो है ईडीएस में आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा ईडीएस, ठीक है, ईडीएस। अब हम लोग देखेंगे टोटल ईडीएस निकालना है कितना सरफेस में होगा, ठीक है। तो 1 2 3 सरफेस है, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्लेन सरफेस में, ये प्लेन सरफेस रहा, ठीक है। प्लेन सरफेस में कितना होता है, ईडीएस cos 0, यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईडीएस cos 0 डिग्री देख रहे हैं, प्लेन में कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। प्लस प्लेन, फिर से प्लेन में ले रहे हैं, सेम चीज होगा, ईडीएस cos 0 डिग्री प्लस, अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया को लेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं, ये वाला है जो 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या हो गया, कर्व ईडीएस cos 90, ईडीएस cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 तो 0 होता है और 0 डिग्री का cos 0 1 होता है, तो यहां पर क्या निकला 2 ईडीएस, ये निकला फाइनली। cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो ईडीएस प्लस ईडीएस कितना निकला 2 ईडीएस। अब इसमें दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस है इसमें, ठीक है। और दोनों कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस नहीं है, ठीक है, कर्व सरफेस नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें कितना होगा, अब इसमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो गॉसेस लॉ बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईडीएस, ठीक है। यहां पर एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां भी एरिया को ए से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको भी आप डीएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसी को डीएस कर देते हैं, ठीक है, डीएस, ठीक है। तो चार्ज कितना है हम लोग यहाँ पढ़े, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, इतना ही होगा, हम लोग पढ़े क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू होता है, ठीक है। कितना, जितना भी उसका फ्लक्स रहेगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना हो गया 2 ईडीएस, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू कितना है, यहाँ पर बड़ा क्यू है, बड़ा छोटा क्यू में देखिएगा, ठीक है, ये बड़ा क्यू। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, 2 ईडीएस इज इक्वल टू सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इजीली सरफेस सरफेस कैंसिल हो जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया प्लेन सोर्स में, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पता चल गया कि लाइन सरफेस में कितना होता है, सॉरी प्लेन सरफेस में कितना होता है। तो प्लेन सोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब यहां से क्या कंसिडर कर सकते हैं, सोचने वाला बात है कि हम लोग जितना भी निकाले, अभी पॉइंट चार्ज निकाले, लाइन चार्ज निकाले, उसमें सब में आर था, ठीक है। और आर था मतलब क्या, डिस्टेंस था। अब इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, तो इससे क्या कंसिडर किया जा सकता है, इससे कंसिडर यही किया जाता है कि जो प्लेन सोर्स रहता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसको नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेन सोर्स आर independent, plane sources are independent of distance, independent of डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन सोर्स। अब हम बात किए कि प्लेन सोर्स में एक ही सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो प्लेन सरफेस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम लोग सीट वर्ड का यूज करेंगे तो सीट में दोनों सरफेस लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो सिंपली है, इससे डबल हो जाएगा,
हम लोग समझ में आ रहा है कि एक ही चीज में अगर यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर भी लगेगा तो क्या होगा, दो गुना लगेगा। सिंपली है, एक ही सरफेस का बात हो रहा है, अलग अलग सरफेस का बात होता तो हम लोग फिर से निकालते हैं। ठीक है, तो इनफ्लाइट लार्ज प्लेन सोर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन शीट के बारे में। प्लेन शीट में कितना होता है, प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट बेसिकली उसको बोलते हैं जिसका दो को सरफेस होता है। ठीक है, और दोनों सरफेस की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस में पास हो, इसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्लेन शीट में। प्लेन शीट, प्लेन शीट में ये रहा प्लेन शीट, कोई सरफेस है। ठीक है, और ये रहा दोनों साइड इसका सरफेस को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसका डेरिवेशन सेम हो जाएगा जैसा उसका दोनों सरफेस के लिए निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लेन सोर्स के लिए कितना था, प्लेन सोर्स के लिए क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर प्लेन शीट के लिए क्या हो जाएगा, प्लेन शीट का क्या हो जाएगा, इधर से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, प्लेन शीट का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्लेन शीट का। अब टू शीट्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो हम लोग बोर्ड का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टू शीट का भी रहेगा, उसमें भी सेम चीज लेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा वहां भी। ठीक है, और दोनों में देखेंगे कि अलग अलग सरफेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन शीट में कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम लोग सरफेस पर देख लिए। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, लाइन चार्ज पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े थे। तो वॉल्यूम का केस कब आता है, वॉल्यूम का केस हम लोग पढ़े हैं, स्फीयर में आता है, सेल में आता है, ये सब में आता है। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम का केस वाला पढ़ेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो ये प्लेन शीट वाला हो गया, इजी इजी डेरिवेशन है। ठीक है, लेकिन गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग चार्जेस अगर पता चल जाए कि कितना है उसका सरफेस पर, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर देखे थे कि कोई सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता तो इजीली नहीं निकाल सकते कोई सरफेस में। ठीक है, तो जब गॉस लॉ को दिया गया तो गॉस लॉ के बाद हम लोग कोई भी सरफेस पर इजीली निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर स्फीयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्फीयर और सेल दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, कंडक्टिंग सेल जो होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कितना होता है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखिए कि स्फीयर क्या होता है, ऐसे होता है, इसमें चार्जेस भरा हुआ था। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अभी पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल के बाद कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होगा, सिंपली रेडियली आउटवर्ड जाएगा जैसा पॉइंट चार्ज में जा रहा था। ठीक है, इसका सरफेस भी एक ही है। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, तो इसमें सिंपली ईडीएस क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और डीएस क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि बोले कि पॉइंट चार्ज में जो निकलता है, हम लोग पॉइंट चार्ज में पढ़े थे तो उसको स्फीयर का केस लिए थे। ठीक है, पॉइंट चार्ज को हमेशा कंसीडर, पॉइंट चार्ज को हमेशा स्फीयर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो स्फीयर में जो भी कैसा भी स्फीयर हो उसका सरफेस में जैसा चार्ज रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो फॉर्मूला सेम आया। ठीक है, स्फीयर का। ठीक है, और इसको कंडक्टिंग सेल का भी इतना ही आता है। ठीक है, कंडक्टिंग सेल, सेल समझते हैं आप लोग,
जो बीच से खोखला हो। आप लोग बॉल बियरिंग देखे होंगे, ठीक है, या फिर बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, सपोज कीजिए ये सरफेस है और इसके बीच में से यहाँ पर खोखला है, यहाँ पर चार्जेस है, इसको बोलते हैं सेल, कंडक्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल, ठीक है। तो कंडक्टिंग सेल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सेम होता है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना ही होता है, ठीक है। डिपेंड करता है इसका डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ सपोज कीजिए आर है और यहाँ से यहाँ छोटा आर है, तो इसका दो केस भी बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर लिख दे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड, इनसाइड में इतना हो गया, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड का पहले निकालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनसाइड का थोड़ा केस देखेंगे हम लोग, आउटसाइड का, ठीक है। आउटसाइड में कितना है, छोटा आर लिए हम लोग, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। और यही सेम सरफेस पर ले लेंगे, अब सरफेस पर लेंगे तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, सेम फॉर्मूला बने, ठीक है। इनसाइड हम इसलिए इरेज कर दिए क्योंकि इनसाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वहां पर भी सेल वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड सेल, यहाँ पर ई कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सेल के अंदर, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो वहां पर फ्लक्स कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरफेस एरिया कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ ईडीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, क्यू भी 0 होगा यहाँ पर, तो सिंपली अगर लिखना है तो ईडीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्यू अगर 0 है तो यहाँ पर देखेंगे कि ईडीएस जो है 0 बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ईडीएस क्या होगा, 0 होगा। और ईडीएस क्यू 0 है इसीलिए ई 0 लिखे, ईडीएस क्यू 0 है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें 0 है। तो सरफेस एरिया कभी 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर यही लिखिए, सरफेस एरिया कांट भी 0, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ में आ गया। इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल जो होता है कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, चार्ज भी 0 होता है, उसके कारण हम अगर निकालना चाहें चार्ज तो चार्ज 0 निकल गया, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले गॉस लॉ से वहां भी 0 आएगा, ठीक है। हालांकि इसमें हम लोग जब पोटेंशियल का केस देखेंगे तो वहां पर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेल में। अब हम लोग थोड़ा सा एक और कंडीशन है, ठीक है, वो नॉन कंडक्टिंग सेल के बारे में। नॉन कंडक्टिंग सेल क्या होता है, जहां पर चार्जेस बीच में होते हैं और इधर खाली होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सेल, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग सेल का थोड़ा सा डेरिवेशन अलग है, ठीक है, सबसे, तो उसको याद रखना, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सेल, ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग अपने आप में नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल, ये रहा डायग्राम, चार्जेस इसके अंदर में, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आउटसाइड देखेंगे, यहां से अगर यहाँ पर आर लेते हैं, यहां से यहाँ आर लेते हैं, तो आउटसाइड एंड सरफेस, इसका आउटसाइड यहाँ पर, ठीक है, इससे बाहर आउटसाइड, ठीक है, सेल से बाहर, ये रहा बाहर कहीं भी, और सरफेस पर, आउटसाइड और सरफेस पर सेम होता है, सेम एज स्फीयर। स्फीयर में कितना था, इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इनसाइड का केस देखेंगे, इसमें इनसाइड का केस ही थोड़ा सा
ठीक है। इनसाइड, इनसाइड वाला केस देखते हैं, इनसाइड वाला केस देखना है, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जब पढ़े थे तो देखे थे कि कोई भी सरफेस पर चार्ज कितना होता है, रो इंटू वी, ठीक है। तो रो इंटू वी, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, किसी को याद है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो भी हो। फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे ईडीएस के बारे में, ठीक है। अब चार्जेस मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर सरफेस भी एक है, तो ईडीएस गॉस लॉ का एप्लीकेबल कर रहे, ठीक है, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ईडीएस। ईडीएस क्यों ले रहे हैं, वहां पर ईडीएस हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर एक ही सरफेस है, ठीक है, एक से ज्यादा सरफेस रहेगा वहां पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करके, और उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ईडीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बार बार, ठीक है। सरफेस कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक ही सरफेस का बात कर रहे हैं हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू कितना निकला है मेरा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ कट हो रहा है, कट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। तो बचा क्या, E इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसमें, ठीक है। और अगर रो नहीं पता हो तो उसका भी डेफिनेट यहाँ पर लिख सकते हैं, जब रो का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, रो का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, उससे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे, रो का वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन से, यहाँ पर इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो हम क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर, यहाँ पर दोनों आर देखिए यहाँ पर लिए हैं हम, बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकला, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सेल, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सेल में गॉस लॉ को ये अप्लाई करके हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर रो ना पता हो तो इस फॉर्म में भी इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े आज गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, कि गॉस लॉ से अलग अलग सरफेस पर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले इसलिए पढ़े थे क्योंकि इसका यूजेज यहाँ पर था, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़े, ठीक है। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या बताया कि हम लोग कोई भी सरफेस, कोई भी कैसा भी सरफेस हो, अगर उस सरफेस का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, और उस सरफेस पर कितना चार्ज होता है अगर ये हमको पता हो तो हम लोग इजीली उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें अगर चार्जेस रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ जब गॉसेस लॉ को पहली बार मतलब बताया गया कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो इसका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। हम लोग आज भी डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, गॉस लॉ का। कोई भी सरफेस में हम लोग इजीली निकाल पा रहे हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अगर कोई आपको गॉस लॉ नहीं पता हो और कोई पूछ दे कि इसमें एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप निकाल ही नहीं सकते इसमें कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेगा इसको, इजीली रहता था दो को डाइपोल का केस में अलग अलग, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ऐसा ऐसा सरफेस रहे तो इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसीलिए गॉसेस लॉ अपने आप में बहुत ही, उस टाइम जब गॉसेस लॉ का डिस्कवरी हुआ था उस समय अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज था, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग सेल के बारे में देख लिए, कंडक्टिंग सेल और नॉन कंडक्टिंग सेल में डिफरेंस देख लिए। ये कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस होता है,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। और नॉन कंडक्टिंग सेल में अंदर में चार्जेस होता है, ठीक है। यहाँ पर ई जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ई जीरो होता है, ठीक है। तो ये सब केस याद रखना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल के बाद हम लोग को कैपेसिटर पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटर से हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल में कैसे कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सीरीज में होने पर कैसे उसका जो कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, पैरेलल में निकालने के बाद कैसे कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।